हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। आज लेके आया हूँ मैं आपके लिए मनोविज्ञान का बूस्टर डोज यानी कि एक औषधि। दोस्तों ये मैंने कई दिनों से नोट संभाल करके रखे थे और सोच रहा था आपको एग्ज़ाम टाइम के अंदर रिवीजन के अंदर बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे। लाइन आपकी हर एक लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, यानी कि पूरी साइकोलॉजी का निचोड़ है ये। और बढ़िया हस्तलिखित नोट्स से पूरा यानी कि बढ़िया अच्छी तरह से इसके अंदर कंटेंट दिया गया। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी ग्रीक भाषा के साइकी और लोगोस से हुई है, जिसका अर्थ होता है आत्मा, और लोगोस का अर्थ होता है यानी कि अध्ययन करना। इसलिए मनोविज्ञान का अर्थ है आत्मा और मन का अध्ययन। अमेरिकी विद्वान विलियम जेम्स ने 1842 और 900 से लेकर 1910 के अंदर मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। उसके बाद में देखिए निम्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो वो वाटसन कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, और वुडवर्थ कहते हैं मनोविज्ञान वातावरण के समन्वय में व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन है, और स्किनर कहते हैं मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, यानी स्किनर कहते हैं व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। क्रो कहते हैं मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। मन कहते हैं मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है, और मैकडूगल कहते हैं मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विज्ञान है। तो ये परिभाषाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। वाटसन मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, वाटसन के अंदर ओनली फॉर व्यवहार आएगा। उसके बाद में वुडवर्थ कहते हैं वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन, यानी वुडवर्थ जो क्या कर रहा है, वातावरण के संबंध में विभिन्न क्रियाएं कर रहा है। और उसके बाद में स्किनर मनोविज्ञान है वो व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, ये कहा है। क्रो कहते हैं मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। उसके बाद में मन कहते हैं मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है, और मैकडूगल मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विज्ञान है। उसके बाद में देखें, उपरोक्त सभी मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना है। जैसे मैं शिवम को बताऊंगा, तो ये देखो यहाँ पर ये सारे जो हैं ये मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। मैं से मैकडूगल, सी से स्किनर, वह से वाटसन, और मैं से मन, और को से करो, और बुलाओ से मतलब वो से वुडवर्थ। उसके बाद में मनोविज्ञान जो आत्मा का विज्ञान मानते हैं, तो यो यूनानी आत्मा से ए पढ़े। तो उसके बाद में ये आपका ये ट्रिक है, इसके ध्यान रखें। सभी यूनानी जो दार्शनिक है वो आत्मा का विज्ञान मानते हैं। आत्मा से आत्मा का विज्ञान हो गया। ऐसे अरस्तु हो गया, ऐसे अरिस्टोटल हो गया, पै से प्लेटो हो गया, और टै से डेकार्ते हो गया। यानी अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ते, और जो प्लेटो और डेकार्ते हैं, अरिस्टोटल है, ये सारे मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानते हैं। और चेतना का विज्ञान मानने वाले चेतना को विलियम से सजवाई, ठीक है, चेतना को विलियम से सजवाई, ठीक है ना। इसके बाद में विलियम से विलियम वुंट, से शिली, जय से जेम्स, और वाई से वाइल्स, ये सारे चेतना का विज्ञान मानते हैं। उसके अंदर मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले मस्तिष्क का बीपीएल यानी बीपी लो है, मस्तिष्क के अंदर बीपी लो हो जाती है, ठीक है ना। तो ये बीपी लो है। इसके अंदर देखें बी से यानी आपकी आगे बर्कली जो इटली के दार्शनिक है, और पोम्पोलॉजी और लोक, जॉन लोक है जो आपका, वो आपको मस्तिष्क का विज्ञान मानते हैं। आगे देखें दोस्तों, इसका 2 नंबर जो चैप्टर है, 2 नंबर जो आगे देखें, इसके बाद में बाल विकास की अवधारणा और उसका दिगम से संबंध। विकास की अवधारणा क्या है? विकास की प्रक्रिया एक क्रमिक तथा सतत प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास होता है। बालक का विकास का तात्पर्य बालक के विकास की प्रक्रिया। बालक के विकास की प्रक्रिया मतलब गर्भावस्था से लेकर के शुरू होकर मृत्यु पर्यंत चलती है। उसके बाद में देखें वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि क्या है? वृद्धि शब्द का उपयोग यानी कि परिमाणात्मक परिवर्तन, जैसे बच्चों का आकार, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि के होता है, और वृद्धि का क्षेत्र सीमित होता है। वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती है। विकास की बात करें, विकास शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए भी होता है, जैसे कार्य कुशलता, कार्य क्षमता आदि। थोड़ा जूम कर लेता हूँ। उसके बाद में विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो आजीवन चलती है। और तो विकास मानव विकास की अवस्थाएं देखें तो दोस्तों यहाँ पर ये आपकी मानव विकास की अवस्थाएं दे रखी है, जिसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, उसके बाद में सही से आपको दिखाई देगा। ये देखें 3 प्रकार की अवस्थाएं हैं, जिसके अंदर देखें शेषावस्था, और उसके बाद में बाल्यावस्था, उसके बाद में किशोरावस्था। शेषावस्था है जन्म से 6 वर्ष तक है, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक है, और एक किशोरावस्था है 12 से 18 वर्ष तक है। पहले हम देखें शेषावस्था को, जूम कर लेते हैं, बढ़िया दिखाई देगा आपको। आगे देखें
जन्म से 3 वर्ष तक बच्चों में शारीरिक व मानसिक विकास तेजी से होता है। इस अवस्था में दोहराने की व अनुकरण की तीव्र प्रवृत्ति पाई जाती है और यह काल भाषा सीखने का सर्वोत्तम अवस्था होती है, ध्यान में रखना। उसके अंदर बाल्य अवस्था की बात करते हैं। बाल्य अवस्था 6 से 12 वर्ष, इस अवस्था का प्रथम चरण यानी 6 से 9 वर्ष तक, जिसमें बालक की लंबाई व भार दोनों बढ़ते हैं और चिंतन व तर्क शक्तियों का विकास हो जाता है। इस काल में सीखने की गति मंद हो जाती है। उसके बाद किशोरावस्था की बात करते हैं दोस्तों, तो यह किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। तो इसमें देखें, इस काल में किशोरों की लंबाई व भार में वृद्धि के साथ साथ मांसपेशियों में वृद्धि होने लगती है। 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच यानी कि जो आपके लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई में तीव्र गति से वृद्धि होती है, और जबकि 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की लंबाई तीव्र गति से बढ़ती है। बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है और इस अवस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। इस अवस्था में जीवन का तूफान का काल कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना, कि सोलह जो तूफान का काल कहा जाता है। उसके बाद देखें ये दोस्तों, आगे देखें गर्भावस्था। गर्भावस्था है जन्म गर्भ से यानी जन्म तक। शेष अवस्था आपके जन्म से 6 वर्ष तक। शेष अवस्था 6 से 6 वर्ष, ठीक है ना। बाल्यावस्था स्टार्ट हो जाती है 6 से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। युवावस्था 18 से 25 वर्ष तक। और प्रौढ़ावस्था 25 से 55 वर्ष तक। और वृद्धावस्था आपकी आ जाती है 55 से मृत्यु पर्यंत तक। आगे देखें, ये आ जाते हैं दोस्तों आगे आपके विकास के विभिन्न आयाम। विभिन्न आयाम की बात करें, बाल विकास की दृष्टि से निम्न आयाम है शारीरिक विकास। इसके अंतर बालक के शरीर के बाहरी व आंतरिक अवयवों का विकास शामिल है। शारीरिक वृद्धि और विकास के बारे में शिक्षक को पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की रुचियों, इच्छाओं, दृष्टिकोण और उसका पूर्ण व्यवहार शारीरिक वृद्धि और विकास पर निर्भर करता है। और उसके बाद मानसिक विकास की बात करें तो मानसिक विकास संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बालक के उन सभी मानसिक योग्यताओं के विकास से है जिससे वह अपने बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करता है। कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, समस्या समाधान करना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होती है। और उसके बाद भाषाई विकास की बात करें तो भाषा भी एक संज्ञानात्मक विकास है। भाषा का तात्पर्य वह सांकेतिक साधन जिसके माध्यम से बालक अपने विचार एवं भावों का संप्रेषण करता है। भाषाई योग्यता एक कौशल है जिसे अर्जित किया जाता है। जन्म से लेकर 8 माह तक बच्चों को किसी शब्द की जानकारी नहीं होती और 9 से 12 माह के बीच 3-4 शब्द बोलता है। 1.5 वर्ष के भीतर 10 से 12 शब्द, 2 वर्ष की आयु तक वह 200 से अधिक शब्द बोलने लग जाता है और 3 वर्ष के भीतर लगभग 1000 शब्द और 6 वर्ष की आयु तक लगभग 10,000 यानी कि 1 लाख शब्द समझने लगता है। भाषा से जुड़ी समस्याएं अस्पष्ट व गलत उच्चारण, तुतलाना और हकलाना, ये सारी भाषा से जुड़ी समस्याएं होती है। सामाजिक विकास की बात करें, मनुष्य ये सामाजिक प्राणी है जो बच्चों में सामाजिक भावनाओं का विकास जन्म के बाद ही शुरू होता है। सामाजिक वृद्धि विकास का अर्थ अपने आप एक दूसरे के साथ भली भांति समायोजन करने की योग्यता से है। उसके बाद में संवेगात्मक विकास की बात करें, संवेग को भाव भी कहा जाता है। संवेग व्यक्ति के व्यवहार की प्रभावित करने भय, क्रोध, घृणा, देखो इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, भय, क्रोध, घृणा, आनंद, स्नेह, विषाद इत्यादि संवेग है। संवेग के उदाहरण है। संवेगात्मक विकास मानव वृद्धि और विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। व्यक्ति का संवेगात्मक व्यवहार और शारीरिक वृद्धि और विकास को ही नहीं बल्कि सामाजिक, बौद्धिक, नैतिक को भी प्रभावित करता है। संवेगात्मक विकास के कई पहलुओं को ध्यान में रखकर बालक का सर्वांगीण विकास किया जाता है। उसके बाद आगे देखो दोस्तों, बुद्धि की बात करते हैं। बुद्धि वह मानसिक तत्व है जिसके आधार पर बालक की समृद्धि, शक्ति व दिगम क्षमता में अंतर किया जाता है। बुद्धि एक जन्मजात व प्राकृतिक तत्व है। बुद्धि को प्रभावित करने का कार्य वंशानुक्रम के द्वारा किया जाता है। बुद्धि का विकास 16 वर्ष की आयु तक हो जाता है। उसके बाद में निम्न मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को माना है। तो देखें, अधिगम की योग्यता तो मानते हैं थार्नडाइक, बकिंघम और कोलविन मानते हैं, ठीक है ना। अधिगम की योग्यता बुद्धि को माना है थॉर्नडाइक, बकिंघम और कोलविन। और समायोजन की योग्यता मानते हैं स्टर्न, अल्फ्रेड बिने और सीरियल बर्ट और जे.एस. रोस, ठीक है ना। उसके बाद में अमूर्त चिंतन योग्यता मानते हैं स्पीरमैन, टर्मन और फ्रीमैन। और समस्या समाधान योग्यता मानते हैं कोहलर। उसके बाद में वेसलर, आपके रेम्स और गेरेट। वेसलर थोड़ा सा जूम करके और देख लेते हैं। हाँ देखें, इसके बाद में वेसलर है जो समस्या समाधान की योग्यता मानते हैं वेसलर, और के रेम्स और गेरेट ये आपके समस्या समाधान की योग्यता मानते हैं। तो इसको थोड़ा सा और दोबारा रिपीट कर लेते हैं दोस्तों। देखें, अधिगम की योग्यता, अधिगम थॉर्नडाइक
बकिंगम और कोल्विन। अधिगम की योग्यता बुद्धि कौन मानते हैं? थॉर्नडाइक, बकिंगम और कोल्विन। और समायोजन योग्यता मानते हैं स्टर्न, अल्फ्रेड विने और शिलियर बर्ट और जेस रॉस। और समस्या समाधान की योग्यता मानते हैं वेसलर, रैम्स और गैरेट, वेसलर, रैम्स और गैरेट। और अमूर्त चिंतन योग्यता मानते हैं स्पीरमैन, टर्मन और फ्रीमैन। बकिंगम के अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता, ये आपको परिभाषा याद रखें। बकिंगम, बकिंगम यानी बकने वाला होता है ना, जितना ज़्यादा बकेगा वह उसी प्रकार उसकी बुद्धि या सीखने की योग्यता है, ठीक है ना, ये कहा उसने। और स्पीरमैन के अनुसार बुद्धि मस्तिष्क के विश्लेषण संश्लेषण करने की क्षमता है। स्पीयरमैन, स्पेयर के अंदर स्पेयरमैन कहते हैं बुद्धि विश्लेषण और संश्लेषण, दो स्पेयर है ना, दो स्पेयर मतलब दो जोड़ा, तो इसके विश्लेषण संश्लेषण दो जोड़े आगे, ठीक है ना। तो बुद्धि मस्तिष्क के विश्लेषण और संश्लेषण करने की एक क्षमता है, तो ऐसे याद रखना। उसके बाद में बुद्धि के प्रकार की बात करें तो प्रतिपादक, बुद्धि के प्रकार के प्रतिपादक थॉर्नडाइक और इसके समर्थक है गैरेट, ठीक है ना। थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि दी है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि इसे गामक यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। ये बालक यंत्र मशीनों से संबंधित कार्यों में अधिक रुचि लेते हैं। इस बुद्धि वाले बालक इंजीनियर, कारीगर आदि बनते हैं। अमूर्त बुद्धि, इसका संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। ये बालक पढ़ने में अधिक रुचि लेते हैं। ये बालक वैज्ञानिक, डॉक्टर, लेखक आदि बनते हैं। लोगों का व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है, ठीक है ना, अमूर्त बुद्धि वाला। असामाजिक बुद्धि, इसका संबंध सामाजिक व्यवहार से होता है। ये बालक अपना सामाजिक जीवन सही ढंग से व्यतीत करते हैं। ये बालक जीवन में नेता व उसके बाद में नेता, ये क्या लिखा है इसने दोस्त, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, ये बालक जीवन में नेता, राजनीतिक आदि बनते हैं। लोगों का व्यक्तित्व बहुमुखी होता है। उसके बाद में बुद्धि लब्धि की बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए, बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम प्रयोग टर्मन ने किया था, टर्मन, ठीक है ना, बुद्धि लब्धि सर्वप्रथम प्रयोग। और बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था स्टर्न ने। प्रयोग तो जो किया था टर्मन ने, और बुद्धि का सूत्र दिया था स्टर्न ने। IQ, बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? IQ मतलब मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। मानसिक आयु के विचार का प्रतिपादन अल्फ्रेड विने ने दिया था। ये सारे पॉइंट है ना, पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि आप सोच नहीं सकते इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर चीज़, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पर हर एक लाइन क्वेश्चन का यानी कि बता रही है। मानसिक आयु के विचार का प्रतिपादन अल्फ्रेड विने ने किया। बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम प्रयोग जो आपका दिया था टर्मन ने। बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था स्टर्न ने। और मानसिक आयु का विचार दिया था अल्फ्रेड विने ने। तो देखें, एक बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष है, मानसिक आयु 14 वर्ष है। तो बालक की बुद्धि लब्धि यानी IQ याद करनी है। तो IQ बराबर मानसिक आयु 14 वर्ष हो गई और वास्तविक आयु उसकी 10 वर्ष होगी, इंटू 100 करेंगे 140 आ जाएगी। यहाँ पर टर्मन ने बुद्धि लब्धि की सारणी भी दी है जो आपको ध्यान में रखनी है। जिन बच्चों का IQ इतना होता है वह कैसे होते हैं? तो दोस्तों 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 से 25 वाले होते हैं, ये मूर्ख होते हैं, मूर्ख, जड़ और हीन होते हैं, ठीक है ना। इनकी 2% होते हैं। 0 से 25, 25 से 49, 49 यानी कि एकम 50, ठीक है ना, ये मंद बुद्धि वाले होते हैं। 50 से 69, 69 यानी मूर्ख होते हैं, ठीक है ना, 69 मूर्ख होता है, ठीक है। 49 मंद होता है। 25 यानी कि जड़हीन, ठीक है। उसके बाद में देखें 70 से 79 निर्बल और क्षीण बुद्धि वाले होते हैं। 80 से 89 यानी मंद बुद्धि वाले होते हैं। उसके बाद में 90 से 109 सामान्य बुद्धि वाले, 50% होते हैं ये। और 110 से 119 यानी कि श्रेष्ठ तीव्र बुद्धि वाले। 120 से 139 अति श्रेष्ठ प्रखर बुद्धि वाले। और 140 से 140 प्लस यानी उसके ऊपर प्रतिभाशाली यानी 2%। ऊपर प्रतिभाशाली आएंगे 40%। 0 से 25 आपके मंद बुद्धि आएंगे, 2 याद हो गए। जस्ट 90 से 109 ये ध्यान में रखना। औसत आयु कितने? 90 से 109। सामान्य बुद्धि 50%। मंद बुद्धि पूछता है 80 से 89 मंद बुद्धि, क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। मंद बुद्धि का IQ लेवल कितना होता है? 80 से 89। निर्बल और क्षीण बुद्धि, निर्बल यानी कि मंद बुद्धि से थोड़ी और कम हो जाए, निर्बल और हो जाए क्षीण बुद्धि 70 से 89 यानी कि 10-10 का गैप करना, ठीक है ना। और मूर्ख उसके बाद 90 से 69 मूर्ख होंगे, उसके बाद मंद हो जाएंगे, उसके जड़ बुद्धि वाले हो जाएंगे। और सामान्य इससे जस्ट ऊपर श्रेष्ठ या तीव्र बुद्धि वाले, अति श्रेष्ठ और प्रतिभाशाली। ये औसत वाला ध्यान में रखना, औसत वाला ध्यान में रख करके ऊपर नीचे कर लेना, ठीक है ना। तो यानी दोबारा आपको रिपीट करा देता हूँ। सामान्य बुद्धि 90 से 109, 109 वाले उसके जस्ट ऊपर श्रेष्ठ या तीव्र बुद्धि वाले 110 से 119, अति श्रेष्ठ प्रखर बुद्धि वाले 120 से 139, प्रतिभाशाली 140 प्लस, ठीक है। और 90 से 109 से जस्ट नीचे आएंगे मंद बुद्धि 80 से 89, और 70 से 79 यानी कि निर्बल और क्षीण बुद्धि वाले, और 50 से 69 यानी मूर्ख बुद्धि वाले, 25 से 49 वाले मंद बुद्धि वाले, और 0 से 25 वाले आपके जड़हीन बुद्धि वाले आ जाएंगे। इसके अंदर देखें, सामान्य प्रतिभाशाली बालक का IQ 120 प्लस होता है, मंद बुद्धि बालक का 70 से कम होता है। युवाओं ने जड़ बुद्धि
आपकी 0 से 19 मानी है, ठीक है ना। यूएनओ के अनुसार जड़ बुद्धि 0 से 19 है। सामान्य प्रतिभाशाली बालक यानी IQ यानी कि आपका 120 प्लस होता है, और मंद बुद्धि बालक का 70 से कम होता है। और देखो दोस्तों, इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं आगे। 5 नंबर आपका पेज है वो। उसके बाद देखिए मंद बुद्धि के सिद्धांत। मंद बुद्धि के सिद्धांत की बात करते हैं दोस्तों, उसके देखें एक तत्व या एकारक सिद्धांत अल्फ्रेड बिन्ने का है। द्वितत्व या द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन का है। त्रितत्व का सिद्धांत स्पीयरमैन का है। त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड का है। और त्रितंत्र सिद्धांत स्टर्नबर्गर का है। स्टर्नबर्गर, ठीक है ना। बर्गर को ध्यान में रखना। इसके 3 तंत्र होते हैं, ऊपर और नीचे, बीच के अंदर, वो आप सॉस वाला सिस्टम जानते होंगे। बहुआयामी सिद्धांत जो आपका गार्डनर का है। बहुतत्व या बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। क्रमिक महत्व का सिद्धांत बर्ट और वोनॉन का है। उसके बाद में बुद्धि का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत या निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे रेत का सिद्धांत भी कहा जाता है, यानी कि जो आपका ये एक तत्व या एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बिन्ने का, उसको बुद्धि का सबसे प्राचीन सिद्धांत या निरंकुशवादी सिद्धांत कहा जाता है। और जो आपका बहुतत्व सिद्धांत है बहुकारक थॉर्नडाइक द्वारा, इसको रेत का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अंदर आपको त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड ध्यान रखना है। बहुआयामी सिद्धांत आपका गार्डनर का है, ध्यान में रखना है। बहुतत्व सिद्धांत बहुकारक सिद्धांत आपका थॉर्नडाइक का, ये भी आप इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। उसके अंदर प्रतिदर्श सिद्धांत है ये थॉमसन का, ठीक है ना। प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन का। तरल और ठोस का सिद्धांत केटल का है। उसके बाद आश्चर्यजनक सिद्धांत ये BS ब्लूम का है। BS ब्लूम मतलब गुब्बारा फटेगा तो आश्चर्य होगा, कैसे फटा, ठीक है ना। आश्चर्यजनक सिद्धांत ब्लूम का है। समय तत्व का सिद्धांत आपका थ्रस्टन का है। थ्रस्ट यानी जिसके अंदर सुमह होता है ना, जिसका उसके अंदर थ्रस्ट यानी कि बल लगता है, ठीक है ना। उसमें क्या रुखाय का सिद्धांत हेब का है, यानी कि हमारी हॉबी होती है क्या रुखाय की। संज्ञानात्मक सिद्धांत ये जीन प्याजे का है। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात करते हैं। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत। प्याजे ने बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। पहली है आपकी इंद्रिय जनित या गामक अवस्था, या इसे संवेगीय या संवेदीपेश अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था की विशेषता, यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है तथा ज्ञान प्राप्त करने का सहायक तत्व अनुकरण को माना जाता है। इस अवस्था में मूल प्रवृत्तियों एवं संवेगों का विकास होता है। इसके बाद में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक संक्रिय अवस्था। तो देखें प्राक संक्रिय अवस्था की बात करते हैं, तो यहाँ पर इस अवस्था का कार्यकाल 2 से 7 वर्ष तक, ठीक है ना। और इस अवस्था में 2 भागों में बांटा गया। पूर्व प्रत्यात्मक काल यानी 2 से 4 वर्ष तक, इससे परिवर्तन काल तथा खोज की अवस्था कहा जाता है। इस काल में बच्चा क्या क्यों आदि प्रश्न पूछता है पूर्व प्रत्यात्मक काल के अंदर। और अंत्य प्रत्यज्ञा काल के अंदर 4 से 7 वर्ष का। इसके अंदर इस अवस्था में बच्चा बिना तर्क चिंतन किए किसी भी बात को स्वीकार कर लेता है। उसके बाद बात करते हैं आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या वैचारिक स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। ये 7 से 11 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में चिंतन प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। बालक प्रत्यक्षीकरण के आधार पर ज्ञान प्राप्त करता है। उसके बाद में आपकी 4th नंबर अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 11 वर्ष के बाद ही, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक अवस्था, यह अवस्था 11 वर्ष के बाद की है। इस अवस्था में बालक में अमूर्त सूक्ष्म चिंतन प्रारंभ हो जाता है। बालक शब्द भाषा संकेतों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। बालक इस अवस्था में निष्कर्ष निकालना, निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो जाती है। उसके बाद 6 नंबर आपका बुद्धि परीक्षण की बात करते हैं। बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिगत शाब्दिक और व्यक्तिगत अशाब्दिक। व्यक्तिगत शाब्दिक के अंदर आपके बिने साइमन परीक्षण आता है और स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण आता है। बिने साइमन परीक्षण और स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण आता है, ठीक है ना। व्यक्तिगत अशाब्दिक के अंदर आपका चित्र निर्माण करना, चित्र पूर्ति करना, भूल भुलैया और आपका वेसलर वैल्यूम, ठीक है ना, वैल्यूम, ये बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण के अंदर बुद्धि की बात करें तो सामूहिक शाब्दिक बुद्धि और सामूहिक अशाब्दिक। सामूहिक शाब्दिक के अंदर आपका आर्मी अल्फा और सेना सामान्य, ठीक है ना, ये आपका सामूहिक शाब्दिक के अंदर आता है, ठीक है ना। अशाब्दिक के अंदर आर्मी बीटा और शिकागो क्रियात्मक, ठीक है ना। बुद्धि परीक्षण के जनक अल्फ्रेड बिन्ने को माना जाता है। विश्व का पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में पेरिस फ्रांस में किया गया था। बुद्धि परीक्षण का जनक देश फ्रांस को माना जाता है। बिन्ने साइमन बुद्धि परीक्षण 3 से 15 वर्ष के बालकों के लिए, ठीक है ना। बिन्ने साइमन बुद्धि परीक्षण है जो आपका 3 से 15 वर्ष के बालकों के लिए है। व्यक्तित्व की बात करते हैं। व्यक्तित्व अंग्रेजी भाषा के पर्सनैलिटी से बना है, लैटिन भाषा के पर्सोना से, जिसका अर्थ होता है नकली चेहरा।
दो पक्षों को शामिल किया जाता है, बाहरी पक्ष और आंतरिक पक्ष। बाहरी पक्ष के अंदर रूप, रंग और दूसरों को तुरंत प्रभावित करता है और इसे व्यक्तित्व का अस्थायी पक्ष कहते हैं। उसके बाद आंतरिक पक्ष की बात करें, यह आंतरिक गुणों को व्यक्ति को जीवन पर्यंत प्रभावित करता है और इसे स्थायी पक्ष कहा जाता है। व्यक्तित्व के प्रकार युंग या जुंग ने दिए थे, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अंतर्मुखी के अंदर एकांत प्रिय, मित्र कम, सहयोग की भावना कम होती है। बहुमुखी के अंदर वाकपटु, मित्र ज़्यादा, समाज में लोकप्रिय स्थान होता है। और उसके बाद में उभयमुखी के अंदर प्रतिपादक, नमन या याकोर है। इसमें अंतर्मुखी व बहिर्मुखी दोनों के मिश्रण पाया जाता है। व्यक्तित्व के प्रकार की बात करें तो व्यक्तित्व के सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था फ्रायड ने, विशेषक सिद्धांत दिया था केटल ने, मांग का सिद्धांत दिया हेनरी मुर्रे ने और शारीरिक सिद्धांत दिया था शेल्डन ने। नोट, फ्रायड ने सबसे ज़्यादा सुख या काम प्रवृत्ति को माना है, ठीक है ना, सुख या काम प्रवृत्ति को माना है। व्यक्तित्व मापन की दो विधियां हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना इसके अंदर। प्रक्षेपी विधि और अप्रक्षेपी विधि। जो प्रक्षेपी विधि है उसके अंदर आपकी टीएटी, सीएटी, आईबीटी, एससीटी और 16 पीएफ प्रश्नावली जो आपके आते हैं, कैटल किया वो आपके आते हैं, ठीक है ना। प्रक्षेपी प्रश्नावली विधि के अंदर टीएटी, इसके फुल फॉर्म आप सभी जानते हो दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं। शाही, और उसके बाद आईबीटी इंक ब्लॉक टेस्ट है, उसको हम शाही दबा परीक्षण भी कहते हैं। और जो टीएटी थीमेटिक एसेशन टेस्ट है ये आपका, ये 14 वर्ष से अधिक बालकों के लिए है। और सीएटी है जो आपका, ये आपका 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए है। इसके अंदर अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है और सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। उसमें अप्रक्षेपी विधि की बात करें तो इसके अंदर व्यक्तिनिष्ठ विधि आती है और वस्तुनिष्ठ विधि भी आती है और मनोविश्लेषण विधि आती है। व्यक्तिनिष्ठ विधि के अंदर आपके अंतर्दर्शन विधि आएगी, प्रश्नावली विधि आएगी और साक्षात्कार विधि आएगी। और उसके बाद में वस्तुनिष्ठ विधि के अंदर बात करें, वस्तुनिष्ठ के अंदर बहिर्दर्शन विधि, निरीक्षण विधि, समाजमिति विधि, शारीरिक परीक्षण विधि और मूल्यांकन आ जाएगा, ठीक है ना। ये सभी इसके अंदर आप क्या होता है सभी जानते होंगे, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूँगा आपका मैं। मनोविश्लेषण, इसके अंदर सोपन विश्लेषण आता है और शब्द साहचर्य आता है, ठीक है ना। मनोविश्लेषण शब्द साहचर्य और सोपन विश्लेषण आता है। उसके बाद अधिगम की बात करते हैं। अधिगम कथन, स्किनर क्या कहता है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। और सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया स्किनर कहते हैं। और क्रो कहते हैं सीखना आदतों, ज्ञान और प्रवृत्तियों का अर्जन है। वुडवर्थ कहते हैं नवीन ज्ञान और नवीन परिस्थितियों को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही आपकी अधिगम है। गेट्स कहते हैं सीखना अनुभव और परीक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। विशेषताएं अधिगम उद्देश्यपूर्ण विकास, अनुकूलन, नया कार्य, वातावरण की उपज, निरंतर व्यवहार में परिवर्तन होता है, विवेकपूर्ण और सार्वभौमिक होता है और खोज होती है। इसके अंदर अधिगम की विशेषताएं ये। अधिगम के सिद्धांत की बात करें, थोर्नडाइक ने अधिगम के नियम कुल 8 नियम दिए हैं, जिसमें 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम हैं। 3 मुख्य नियम की बात करें तो इसके अंदर तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव व संतोष असंतोष का नियम। उसके बाद क्रिया प्रसूत का अधिगम का सिद्धांत, प्रतिपादक बीएफ स्किनर है। प्रयोग चूहे कबूतर भी किए थे, जानते होंगे सभी। उपनाम है आरस सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, व्यवहारिक सिद्धांत, कापलिक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। उसके बाद में बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत सभी जानते होंगे। प्रतिपादक अल्बर्ट बांडुरा है और बेबी डोल यानी जोकर पर इसने अपना प्रयोग किया था। पुनर्बलन का सिद्धांत हल का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक सीएल हल है। प्रयोग बिल्ली या चूहे पर किए थे। उपनाम परबलन का सिद्धांत, अंतर्नोद का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, सतत अधिगम, क्रमबद्ध चालक, न्यूनता का सिद्धांत कहा जाता है इसको। उसके बाद अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, प्रतिपादक आईपी पावलोव है, प्रयोग कुत्ते पर किए थे। इसके अंदर उपनाम है शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिक अनुबंधन, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत कहा जाता है। उसके बाद हम अभिप्रेरणा की बात करते हैं। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू मूव यानी गति करना। वे सभी कार्य जो व्यक्ति के व्यवहार को गति प्रदान करते हैं अभिप्रेरणा कहलाती है। स्किनर, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। स्किनर ने कहा है कि अधिगम सीखना है तो अधिगम करना पड़ेगा, सर्वोत्तम राजमार्ग है। अधिगम के सोपान, तो अधिगम के 3 सोपान है दोस्तों। ये पूछता है आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन या उद्दीपक। आवश्यकता क्या है? आवश्यकता से ही अभिप्रेरणा का आरंभ होता है। चालक, इसकी उत्पत्ति आवश्यकता से होती है
और उसके अंदर प्रोत्साहन उद्दीपक आवश्यकता चालक को संतुष्टि देती है। तो उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें, आवश्यकता का शरीर में ऊर्जा की कमी, चालक भूख भूख लगेगी, रोज हमें भोजन की प्राप्ति होगी, सुख प्राप्त होगा। तरल पदार्थ की कमी, प्यास लगेगी, पानी प्राप्त होगा। अभिप्रेरणा के प्रकार की बात करें, अभिप्रेरणा सकारात्मक नकारात्मक दो प्रकार की होती है। इसमें व्यक्ति के 14 संवेग व 14 मूल प्रवृत्तियों को शामिल किया गया है। और इसमें ये 14 संवेग 14 मूल प्रवृत्तियां मैकडूगल की आप सभी जानते होंगे, वो यूत्सा वाले, वो सभी आपको पता है दोस्तों, वो ज़्यादा करवाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना, टाइम बर्बाद हो रहा है, वो सभी को पता है। वैसे आपको क्वेश्चन सही हो जाएगा उसमें अगर ढंग से पढ़ा है तो। इसमें व्यक्ति के 14 संवेग व 14 मूल प्रवृत्तियों को शामिल किया गया है। और नकारात्मक के अंदर इसमें पुरस्कार, दंड, प्रतीक्षा, आकांक्षा और शामिल किया गया। ध्यान में रखना, पुरस्कार, दंड, प्रतीक्षा और आकांक्षा, यानी कि किसी को मोटिवेशन देने के लिए कोई चीज़ देते हैं ना, तो वो नकारात्मक अभिप्रेरणा है, ठीक है ना। उसके बाद में हम प्रमुख सिद्धांत की बात करते हैं। आवश्यकता का सिद्धांत प्रतिपादक मेस्लो है। उसके बाद में इनके अनुसार 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताइए, ठीक है ना। उसके बाद में मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत प्रतिपादक मैकडूगल है। मूल प्रवृत्तियां मैकडूगल की, ठीक है ना, 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां, ठीक है ना। उसके बाद में मनोविश्लेषण का सिद्धांत सिग्मंड फ्राइड का है। और प्रोत्साहन का सिद्धांत कॉफमैन का, ठीक है ना। प्रोत्साहन का सिद्धांत है आपका, हाँ, वो आपका कॉफमैन का, ठीक है ना। उसके बाद चिंतन की बात करते हैं। चिंतन समस्या समाधान की एक श्रेष्ठ प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति की समस्या समाधान हेतु बाहरी तत्वों के स्थान पर आंतरिक ज्ञान को अधिक महत्व देता है। विशेषता की बात करें, चिंतन प्रारंभ यानी प्रारंभ समस्या, कठिनाई, बाधा से माना जाता है। चिंतन की समाप्ति समस्या समाधान से होती है। यह एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन की प्रक्रिया सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। चिंतन के प्रकार की बात करें, चिंतन के प्रकार देखो, प्रत्यक्षात्मक या प्रत्यक्ष, मूर्त या स्थूल चिंतन ये शेष अवस्था में होता है। इसमें प्रत्यक्षीकरण को महत्व दिया जाता है। इसमें चिंतन छोटे बालकों, मंदबुद्धि बालकों और पालतू जानवरों हेतु उपयोगी होता है। उसका दूसरा है प्रत्यक्षात्मक या मूर्त, ठीक है ना, प्रत्यात्मक या अमूर्त या सूक्ष्म, ये बड़े लोगों में होता है। यह चिंतन का सर्वश्रेष्ठ रूप माना जाता है। भाषा व संकेतों को अधिक महत्व दिया जाता है। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आदि में पाया जाता है। कलात्मक या सृजनात्मक, रचनात्मक, ये बाल्यावस्था में होता है। इसमें मौलिकता को अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें चिंतन कलाकार, संगीतज्ञ, मूर्तिकार, चित्रकार में पाया जाता है। उसके बाद में बाल्यावस्था में बालकों में कलात्मक चिंतन प्रारंभ हो जाता है। तार्किक चिंतन की बात करें, इसे तर्क वितर्क एवं वाद विवाद का अधिक महत्व दिया जाता है। चिंतन की बौद्धिक प्रक्रिया गिलफोर्ड ने 5 के अनुसार 5 है। गिलफोर्ड ने बौद्धिक की 5 के अनुसार बौद्धिक प्रक्रिया 5 है। संज्ञान, समर्थि, यानी संज्ञान का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना, पहचान करना, खोज करना। यहाँ से पूछता है क्वेश्चन, यानी कि उसने बच्चे ने उनकी चीज़ को रट रहा है या देख रहा है, तो उसके अंदर कौन सा है, संज्ञान कर रहा है, ठीक है ना। समर्थि यानी याददाश्त क्षमता। अभिसारी चिंतन यानी बहुत सारे विकल्पों में एक चुनना, ठीक है ना। अभिसारी मतलब एक चीज़ चुनना। अभिसारी मतलब मौलिकता का सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। मौलिकता इसमें सृजनात्मक बालकों में अभिसारी चिंतन पाया जाता है। मूल्यांकन यानी अंतिम निर्णय होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपके गिलफोर्ड के अनुसार बौद्धिक प्रक्रिया के 5 तत्व बताए गए हैं। संज्ञान, समर्थि, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और मूल्यांकन। ध्यान में रखना, गिलफोर्ड ने बताया। संवेग या इमोशन की बात करते हैं। संवेग लैटिन भाषा के इमोवियर से हुई है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना। वुडवर्थ, संवेग उत्पत्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है, वुडवर्थ कहते हैं। संवेग 14 प्रकार के बताए हैं। मूल प्रवृत्तियों के 14 मूल प्रवृत्तियों 14 संवेग होते हैं, जैसे भय, घृणा, उसके बाद में आपकी भय, घृणा, आपके करुणा या दुख, आश्चर्य, आत्माभिमान, भूख, क्रोध, वात्सल्य, कृति भाव, आत्महीनता, कामुकता, अधिकार भावना, एकांकीपन, आमोद, ये सारे 14 संवेग है। उसके बाद महत्व देखें, बालकों के संवेगों को जागृत करके पाठ में उनकी रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। विशेषताएं, संवेग परिवर्तनशील प्रवृत्ति होते हैं। संवेग क्षणिक होते हैं। संवेग मानव व्यवहार में परिवर्तन हेतु उत्तरदायी होते हैं। वैसे दोस्त आपके अनुच्छेद है नहीं अभी, तो वैसे भी मैं देखो पढ़ लेते हैं, ज़्यादा बड़ा है नहीं। अनुच्छेद स्कूली जीवन को ज्ञान के बाहरी जीवन से जोड़ना अनुच्छेद का काम था 2005 का। रटन प्रणाली को मुक्त कर चहुमुखी विकास के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। शिक्षक को बाल केंद्रित किया गया था। बच्चों को सीखने, सिखाने, समझाने व आंकलन और मूल्यांकन किया जाए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। अनुच्छेद 2005 के काम थे। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण 1905 में बिन्ने व साइमन के द्वारा बनाया गया था। और भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण 1922 के अंदर C.H. राइस द्वारा बनाया गया। ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछता है C.H. राइस के द्वारा भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स है। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक फ्रोवेल है। डाल्टन विधि के प्रतिपादक मिस हेलन पाराकस्ट है। डाल्टन विधि, डाल्टन नहीं कर देना, ठीक है ना, मिस हेलन पाराकस्ट है ये। अब मोंटेसरी विधि के प्रतिपादक मारिया मोंटेसरी है। संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक अल्बर्ट बांडुरा है। गेस्टवाल्टवाद
कोहलर, कोफका, वर्दीमर और लेविन है। संरचनावाद विलियम वुंट है। मनोविश्लेषणवाद फ्राइड है। व्यवहारवाद केंद्र वाटसन है, सभी जानते हैं। संबंधवाद आपका थॉर्नडाइक का है। अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत कोहलर का है। तो इसके अंदर मैंने आपको ध्यान में ये रखना है, किंडरगार्टन आपका फ्रोवेल का है। डाल्टन विधि मिस हेलन पार्कस्ट के, ठीक है ना। संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक अल्बर्ट बांडुरा है। और भारत का बुद्धि परीक्षण CH राइस ने किया था। और विश्व का प्रथम बीएन यानी 1905 में बिन ने और राइस ने किया था, ठीक है ना। उसके बाद मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट माने जाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक एडवर्ड थॉर्नडाइक माने जाते हैं। मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक है। प्रमाण व त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। उसके बाद में संयोजनवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। और उसके बाद में आरस थ्योरी का सिद्धांत जो दिया था वो भी थॉर्नडाइक का है। उसके बाद अधिगम को सीखना, अधिगम थोड़ा रह गया था दोस्तों। अधिगम के बारे में बात करें, अधिगम की विधियाँ करके सीखना, प्रयास व त्रुटि विधि के द्वारा सीखना, निरीक्षण विधि, परीक्षण विधि, पाचन विधि, अनुकरण विधि के द्वारा सीखा जाता है। शिक्षण के 3 चर बताए गए हैं। आश्रित चर जिसके अंदर छात्र होता है, मध्यस्थ चर पाठ्यपुस्तक होती है, स्वतंत्र चर शिक्षक होता है। थॉर्नडाइक के अधिगम के 3 मुख्य नियम तो हैं, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। और थॉर्नडाइक के सीखने के 5 गौण नियम है, ये ध्यान में रखना। 5 पूछता है। बहु अनुक्रिया, बहुत सारी अनुक्रिया करेगा। मनोवर्ती का नियम उसके अंदर उसकी चेंज हो जाएगी। आंशिक क्रिया का नियम करेगा। और सादृश्यता का नियम और साचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, ठीक है ना। इसके अंदर 5 गुण नियम है। बहुन क्रिया, मनोवर्ती का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, बहुन क्रिया, मनोवर्ती का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम और साचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। उसके बाद है अधिगम सिद्धांत यानी शिक्षा शास्त्री। संबंधवाद दिया था थॉर्नडाइक ने। क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत पावलोव का है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर का है। प्रबलन सिद्धांत हल का है। समीपता का सिद्धांत गुथरी का है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर का है। अधिगम सोपानिक की है, वो गिगेने की है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, वो बंडूरा का है। उसके बाद मौखिक रूप से सीखने की क्षमता यानी क्या क्षमता फेजिया डिस्फेसिया कहलाती है। और पढ़ने की क्षमता एलेक्सिया या डिसलेक्सिया। लिखने की क्षमता डिस्ग्राफिया, मोरफिया। और उसके बाद में ओसिमोफिलिया। उसके बाद में गणित संबंधी समस्या डिसकैलकुलिया कहलाती है। उसके बाद में प्रमुख शिक्षण विधियाँ देखें। आगमन विधि, पहले उदाहरण फिर नियम दिया जाता है। अध्ययन किया जाता है कि प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर और विशिष्ट से सामान्य की ओर। निगमन विधि में पहले नियम फिर उदाहरण, सामान्य से विशिष्ट की ओर। प्रोजेक्ट विधि जनक जॉन डीवी है। और प्रचलित क्लियोपैट्रिक ने किया था, उन्हीं को उनका जनक माना जाता है। डोल्टन विधि जनक कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट है। किंडरगार्टन जनक आपके फ्रोबेल हैं। इसके स्थान पर खेल विधि, गीत, उपहार आदि किया जाता है। मोंटेसरी विधि के जनक मारिया मोंटेसरी इटली की थी। आगमन निगमन विधि के जनक अरस्तु माने जाते हैं, ठीक है ना। ध्यान में, आगमन निगमन विधि अरस्तु। संप्रदाय व उनके प्रवर्तक माने जाते हैं। व्यवहारवाद आपका पावलोव और वाटसन है। और समग्रवाद के अंदर आपका वर्दीमर, कोहलर, कोफका, लेविन आ जाता है। मनोविश्लेषण के बाद में आपका मनोविश्लेषणवाद के अंदर फ्राइड, एडलर, यूंग आ जाता है। और प्रकार्यवाद के अंदर एजल और डीवी आ जाते हैं, जॉन डीवी, ठीक है ना। समय की बात करते हैं दोस्तों। समय के इमोशन यानी प्रकार गिलफोर्ड के अनुसार 3 प्रकार के हैं। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक के अंदर भय, क्रोध, प्रेम, भय और क्रोध आते हैं, जन्मजात होते हैं। और गेट्स के अनुसार 5 प्रकार के हैं। और क्रोध, भय, प्रेम, दया और कामुकता। और रोस के अनुसार ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावनात्मक यानी क्रोध, घृणा और प्रेम। मैकडूगल के अनुसार 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई और उसके 14 संवेग बताए हैं। अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा के 4 घटक होते हैं, आवश्यकता, अंतर्नोत, प्रोत्साहन और अभिप्रेरक। अभिप्रेरक के प्रकार की बात करें, जन्मजात अभिप्रेरक यानी भूख, प्यास, विश्राम और निद्रा होती है। स्वाभाविक यानी कि सुख प्राप्त करना, खेलना, ठीक है ना। उसके अंदर कर्मिक के अंदर देखें पुरस्कार, प्रशंसा, दंड देना। जैविक के अंदर क्रोध, भय और प्रेम आ जाती है। मनोविज्ञान के अंदर रचनात्मक, जिज्ञासा और पलायन आ जाता है। सामाजिक के अंदर प्रतिष्ठा और सुरक्षा आ जाती है। प्राथमिक अभिप्रेरक यानी भूख, प्यास, यौन क्रियाएं, कष्ट आदि है। द्वितीय के अंदर प्रतिष्ठा और जिज्ञासा आ जाती है। उसके बाद शिक्षा के प्रकार की बात करें, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और गैर अनौपचारिक शिक्षा। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने पर जोर दिया जाए, ये लॉर्ड मैकाले ने कहा था, ठीक है ना। उसके बाद में शिक्षा उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है सीखना। कथन है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालकों की आंतरिक शक्तियों को बाहर लाती है, फ्रोबेल ने कहा था। बेल अंदर से बाहर आ जाती है, ठीक है ना। शिक्षा वह प्रक्रिया जिसके अंदर बेल है ना, बालक के अंदर से उन शक्तियाँ बाहर आ जाती है बेल से, ठीक है ना। उसके बाद में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का सर्जन ही शिक्षा या अरस्तु का है। शिक्षा से अभिप्राय नैतिक चरित्र का उत्तम विकास है, हर्बर्ट का है।
सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। ये टैगोर ने कहा था, ठीक है ना। शिक्षा वही है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है, टैगोर के अनुसार। शिक्षा से अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा का सर्वांगीण विकास है। ये गांधी जी ने कहा था, ठीक है ना, सर्वांगीण विकास कह दे। उसके बाद में कुछ योजनाएं, प्रमुख योजनाएं देख लेते हैं दोस्तों। जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात करें तो 1987 में चला था। उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाएं प्रदान करना, ठीक है ना, जुटाना। डॉक्टर यशपाल समिति है, 1992 की है। ये बच्चों के वस्तुओं का बोझ कम करने से संबंधित है। मिड डे मील योजना 1995 की है। प्राथमिक स्तर पर स्कूलों में बच्चों के ठहराव को प्रोत्साहित करने से है। शिक्षा गारंटी स्कीम यह आपकी 1999 की है। गाँव में पंचायतों द्वारा प्राथमिक स्कूल खोलना। उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान 2000 का है। सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा में नामांकित करना। और पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अंदर शिक्षा के समुचित विकास में आधार प्रदान करना। IQ आपको बता दी, मानसिक बटे वास्तविक आयु। इसके अंदर आपका ये बुद्धि लब्धि वाला प्रतिशत है, प्रतिभाशाली, प्रखर, तीव्र, सामान्य, मंदबुद्धि आपको बता दिया है। परीक्षण की बात करें तो TAT है, ये व्यक्तित्व लक्षण है। और उसके अंदर प्रतिपादक मॉर्गन मुर्रे हैं। रोर्सा शाही दब्बा परीक्षण है, ये अचेतन प्रेरणा का है। ये प्रतिपादक हरमन रोर्सा है। निष्पादन परीक्षण ये अशिक्षितों की बुद्धि है। और मौखिक परीक्षा ये शिक्षितों की बुद्धि है। और आपके आगे आपका ये क्या है, आपका चिमटी परीक्षण ये मौजिक यांत्रिक कौशल है। उसके समर्थी परीक्षण की बात करें, समर्थी का ये थोड़ा सा शब्द क्या नहीं दे रहा दोस्तों, देख लेना आप। 16/2000 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की विशेष बातें देख ले। संसद में 4 अगस्त 2009 को आया था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था। प्रारंभिक शिक्षा 160 तक को उनका मौलिक अधिकार बना दिया गया। और 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। भाग 3 में नए संविधान अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया था, को समाविष्ट किया गया था, जिसमें 86वां संविधान संशोधन प्रभावी बन गया। 1 अप्रैल 2010 से यह पूरे भारत में लागू हो गया। और शिक्षा के खर्च में 65% केंद्र का और 35% राज्य वहन करेगा। उसके बाद में बाल विकास के सिद्धांत की बात 4 अगस्त 2009 का आया था, ध्यान में रखना है, ठीक है ना। उसके बाद में बाल विकास के सिद्धांत की बात करें, निरंतरता का सिद्धांत है। इसमें इसके तहत विकास न रुकने वाली प्रक्रिया है जो गर्भ से मृत्यु पर्यंत चलती है। विकास का सामान्य से विशिष्ट की ओर चलना। उदाहरण के तौर पर बालक किसी चीज़ को पकड़ने के लिए पहले इधर उधर हाथ फैलाने की चेष्टा करता है। विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। पुनर्बलन सिद्धांत प्रतिपादक आपका मिलर थे। उसके बाद में सामाजिक अधिगम सिद्धांत प्रतिपादक बंडूरा और वाल्टर्स हैं। इस सिद्धांत के सिर्फ वातावरण कारकों को महत्व दिया जाता है, वंशानुक्रम कारकों को नहीं। तो ये दोस्तों आपके थैंक यू, धन्यवाद। आपकी लगभग मैंने सारे टोटल कंप्लीट जो टॉपिक थे मेन वो आपके सारे रिवीजन करवा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर करें, अपने दोस्तों को सेंड करें, उनको बताएं और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।